दोस्तों 5 के फंडे की विनिंग सीरीज 52 में मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ बॉन्ड यील्ड राइजिंग यानी बॉन्ड यील्ड बढ़ गया है, छपाई यील्ड यानी छपाई बढ़ गई तो क्या होता है। 1. राइज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की कर्जा लेने की कॉस्ट बढ़ जाती है। 2. डिक्लाइन द बॉन्ड प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग बॉन्ड, एग्जिस्टिंग जो अभी फिलहाल में जो बॉन्ड उपलब्ध है उसकी प्राइस कम हो जाती है। 3. नेट एसेट वैल्यू ऑफ डेप्ट फंड्स राइजिंग, डेप्ट फंड जो होता है उसके नेट एसेट वैल्यू बढ़ जाती है। और चौथा है आउटफ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम अ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट टू इक्विटीज, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट से इक्विटी के तरफ फंड भगना शुरू हो जाता है यानी उधर पैसा लगाना शुरू हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, देख लेते हैं अभी कौन सा करेक्ट कोड आपको यूज करना है। ये 4 में से कौन सा करेक्ट है देख लो, क्लिक कर लो, मैं क्लिक कर रहा हूं, मैच कर लो आंसर। ओके, यस, आंसर इज ए, 1 and 2 ओनली, 1 and 2 ओनली। जब बॉन्ड यील्ड बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट यानी सॉवरिन जो है डेप्ट उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, बराबर है। अब जो भी एग्जिस्टिंग बॉन्ड है ऑब्वियसली उसकी प्राइस कम हो जाती है क्योंकि नए बॉन्ड जो है उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। अब यहां पे जो नेट एसेट वैल्यू जो डेप्ट फंड है उसकी नेट एसेट वैल्यू तो घसर जाएगी भाई, नीचे हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं। और खास बात है कि अभी जो है ज्यादा से ज्यादा यील्ड किससे आ रहा है, बॉन्ड से आ रहा है यानी डेप्ट इंस्ट्रूमेंट से आ रहा है। तो ऑब्वियसली इक्विटी के तरफ नहीं भगेगा भाई पैसा, पैसा इक्विटी से कहां पे भगेगा, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट के तरफ भगेगा क्योंकि वहां पे जो है छपाई यील्ड ज्यादा है। न्यूज में ऐसे व्हाई बॉन्ड यील्ड्स आर राइजिंग एंड व्हाट इट मींस फॉर मार्केट एंड इन्वेस्टर्स। भाई क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बढ़ रहे हैं, आरबीआई हाइकिंग द रेट टू रेन द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बढ़ा करके रेट्स बढ़ रहे, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए। इफ द इंटरेस्ट रेट्स आर राइज तो ऑब्वियसली बॉन्ड यील्ड आल्सो राइज। सिंपल सा है, बॉन्ड यील्ड राइज हो गया तो उसके प्राइस नीचे चले जाते हैं, फॉल हो जाते हैं, तो एसेट वैल्यू डिक्लाइन हो जाती है। ठीक है, अब ये यहां पे है कि बेंचमार्क 10 इयर्स जो है लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स वो शूट आउट हो गए थे 149 बेसिस पॉइंट, और जो है शॉर्ट टर्म वाला वो भी 150 बेसिस पॉइंट पर चले गए थे। यानी ध्यान में रखो कैसा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो बॉन्ड यील्ड बढ़ गया है, इसका मतलब बॉन्ड प्राइस गिर गया है, इसका मतलब नेट एसेट वैल्यू गिर गई है, इसका मतलब बॉन्ड जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। बस ये 2-4 फैक्ट्स ध्यान में रख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द पोजीशन ऑफ foreign direct investment FDI of India for the year 2021। स्पेसिफिक क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। कब आते हैं ध्यान में रखो कि जब भी उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है तब, है ना। तो यहां पे एफडीआई में इंडिया की वाट लग गई है, इसी वजह से क्वेश्चन आया होगा, या कुछ तो भी ग्लोबल लेवल पर एकदम से बदला हो गया इसी वजह से आया होगा, या एफडीआई ने कुछ करवट बदल ली। तो देख लेते पहला स्टेटमेंट, एफडीआई इनफ्लो टू इंडिया डिक्लाइंड बाय $19 बिलियन टू $45 बिलियन। इतना एफडीआई इनफ्लो हमारा कम हो गया है, सिर्फ $45 बिलियन। ओके, सेकंड, इंडिया रैंक्ड 7th फॉर एफडीआई इनफ्लो एट अ ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल पर देखे जाए तो इंडिया की रैंक जो है 7th है यानी टॉप 10 में है, ऐसा उसका कहना है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, है ना। 2 स्टेटमेंट भी आ सकते थे इसमें, जनरलाइज इसमें मैंने फैक्चुअल जानबूझ के डाला ताकि आपका डाटा भी बना रहे हैं, है ना।
ऐसा भी स्टेटमेंट रह सकता था और जनरल स्टेटमेंट भी रह सकता था। अभी इसमें से कौन सा करेक्ट है पहले देख लेते और फिर जनरल स्टेटमेंट कैसा रह सकता है वो हम देख लेते। आंसर क्लिक करूं, आपने किया, ओके। आंसर इज सी, बोथ आर करेक्ट। देखो देखो दोस्तों, ये ध्यान में रखो कि बोथ आर करेक्ट। पहले इसमें तो क्या बोल रहा है, पैराडॉक्सिकल दिख रहा है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, मतलब ये भी ये क्वेश्चन और एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से कुछ तो भी मैच नहीं खाता। पहले इसमें कहते कि भाई डिक्लाइंड हो गया, दूसरे इसमें 7th रैंक है, यानी बहुत अच्छी रैंक है, इस टाइप का हो सकता है ना। तो ये कैसा हो गया। अब देखो यहां पे ध्यान में रखो कि जनरल स्टेटमेंट भी कैसा आ सकता है। ऐसा भी आ सकता था कि एफडीआई इनफ्लो टू इंडिया इन 2021 हैड बीन सब्सटेंशियली डिक्लाइंड। सेकंड क्वेश्चन रह सकता था, सेकंड सेंटेंस रह सकता था कि इंडिया yet amongst the top 10 in the context of FDI inflow, इस टाइप का कुछ रह सकता था। तो ऑब्वियसली वो और ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी रह सकता था और हम कंफ्यूज हो सकते थे। तो ऐसे वक्त थोड़ा सा ध्यान रखो, जब डाटा रहे तो उसका जनरलाइज स्टेटमेंट भी बनाते रहो। चलो देख लेते हैं न्यूज में। भाई डिस्पाइट 19 बिलियन फॉल इंडिया अमंग्स टॉप 10 एफडीआई रिसिपिएंट्स इन 2021, है ना। 2020 में 64 बिलियन था और अभी एकदम से कम हो गया है। अभी देखो इंडिया की रैंक देखो, है ना, 2020 में 8 थी, अभी 7, यानी बढ़ गई है, ठीक है। यानी अभी हम उभरे हुए, अच्छे से उभर गए हैं, ठीक है। जबकि हम इसमें घसर गए तो दूसरा जो कंट्री है वो थोड़ा बहुत ज्यादा और से स्लिप हो गया होगा, ठीक है। अब एफडीआई फ्लो इनफ्लो यदि देखा जाए ग्लोबल लेवल का तो $1.6 ट्रिलियन है एज पर द अनटैक के हिसाब से। यूनाइटेड नेशंस सेड दैट द प्रोस्पेक्ट फॉर द ग्लोबल एफडीआई इन 2022 एंड बियॉन्ड आर ग्रिमर, बहुत बेकार हालत रहने वाली, जस्ट बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। यूक्रेन वॉर चल रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक शॉक्स हैं जो कॉन्फ्लिक्ट के वजह से आने वाले हैं, आफ्टर सेट ऑफ बाय द कॉन्फ्लिक्ट, है ना, जो शॉक से उभर आने वाले थे वो नहीं हो पाया। एनर्जी और फूड प्राइस ये भी बढ़ गया ग्लोबल लेवल पर, और इन्वेस्टर्स में अनसर्टेनिटी बढ़ गई है ना। तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखो, दीज आर द रीजंस पुट फॉरवर्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस। तो कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए असर्शन और आर रीजन। इंडियन डेलीगेशन सबमिट द प्रपोजल बिफोर द यूनाइटेड नेशंस ad hoc committee to adopt measures similar to the section 66A of the Information Technology Act 2000 of India for introducing domestic legislation in a member countries। ऐसा एक स्टेटमेंट है, फैक्चुअल स्टेटमेंट है। रीजन, सेक्शन 66A struck down by the Supreme Court as it is violating rights under the article 19(1)(a and it is not saved under the article 19(2) of the Constitution of India। देखो भाई, पहला ये है कि इंडिया ने ही ये सेक्शन 66A सारे दुनिया में अप्लाई हो, सब मेंबर कंट्रीज यूज करे करके प्रपोज किया है, और दूसरे इसमें कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी डंडी उड़ा डाली, यानी आर्टिकल 19(1)(a का वायलेशन है भाई, और 19(2) के हिसाब से कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के अंडर में आता नहीं भाई, नॉट सेव्ड अंडर द 19(2)। तो ये दो सेंटेंस है। तो अभी हम इन जनरल देखे जाए तो ए भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, लग सकता है एक तो ए बराबर है आर गलत है, या फिर ए गलत है आर सही है ना। इस पर आए होंगे। जिसने न्यूज पढ़ी है प्रॉपर वे से वो करेक्ट आंसर दे सकता है। आप क्लिक करो फिर आंसर देखते हैं, ठीक है। चलो मैच करते हैं आंसर। आंसर इज बी। देखो ऐसा होता है ना, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है ना। ए और आर दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। पहले इसमें भी इंडिया ने प्रपोज किया, क्यों किया इंडिया को मालूम है, समझ लो, लेकिन पहले तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है भाई। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने डंडी उड़ाई, ये भी करेक्ट है। अब इंडिया ने प्रपोज इसलिए किया कि इंडिया चाहता है कि ये ग्लोबल लेवल पर एक्सेप्टेंस बन जाए, और देखना चाहते हैं ग्लोबल लेवल पर इसके बारे में क्या सोच है। अब जोक ऐसा है कि ग्लोबल लेवल पर पूरी डंडी उड़ा डाली इंडिया की भी, है ना। तो कैसे क्या देख लेते हैं आगे। देखो, ऑनलाइन ऑफेंसेस गवर्नमेंट प्रपोजल फॉर सेक्शन 66A लाइक स्टेप्स फाइंड नो यूएन टेकर्स। कोई भी
मानने को तैयार नहीं है। सेक्शन 66A जो था सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में उड़ा डाला, कहा कि ये बड़ा वेग है, इसके वजह से जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है बमआइश कर सकती है। एक वर्ड कोई भी ले लो, कुछ भी वर्ड्स का गलत मीनिंग निकाल के सोशल मीडिया ने किसी पर कमेंट कर डाला और थोड़ा बहुत बोल डाला तो उसका कोई भी चांस अभी नहीं होने के बावजूद भी तो भाई, है ना, पॉलिटिकल पावर मिसयूज, है ना, पब्लिक पावर मिसयूज ये है। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने तो उड़ा डाला, है ना। राइट टू स्पीच आर्टिकल 19(1)(a) का वायलेशन कंप्लीटली हो रहा था। टॉप मोस्ट यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन, यूके, जॉर्जिया, लग्जमबर्ग, इन्होंने तो पहले ही डंडी उड़ा डाली, है ना। वो चाहते थे कि भाई ग्लोबल कंसेंसस बने, इंडिया चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो सी द सिनेरियो ऑफ अ डेमोक्रेसी, है ना, ओपननेस, द वॉइस, एवरी वॉइस either being dissent or whatever may be, है ना, प्रिजर्व, प्रोटेक्टेड, है ना, वो होना चाहिए। और उसके मतलब एक तरफ से सिंथेसिस जब कब होता है, तो जब थेसिस और एंटीथेसिस इसका मिश्रण हो जाता है तब सिंथेसिस, तब कुछ होता है भाई। आवाज बंद कर दे तो बड़ा मुश्किल काम हो सकता है। अब ये इंटरनेशनल कन्वेंशन जो है ये हुआ है वियना में, है ना, इसके ऊपर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्रिमिनल पर्पजेज, ये बराबर है। ग्लोबल लेवल पर यदि दूसरी बाजू देखे जाए, है ना, इंडिया ने ये 66A जो था उसके कॉन्टेक्स्ट में यदि हम सोचते हैं कि क्यों रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाए, तो ऑब्वियसली दूसरे तरफ से देखा जाए, हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या हर जगह देख लेते, इतने गंदे तरीके से भड़काऊ आंदोलन करने की कोशिश की जाती है, तो उनको चेकमेट तो देना चाहिए, उनको रोकथाम मिलनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब एनार्की नहीं होता है। लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का प्रॉब्लम क्या है, तो भाई एकदम एक डिक्टम में है। कौन सा डिक्टम है, तो पावर मेक्स मैन करप्ट, है ना, मालूम है आपको, पावर मेक्स मैन करप्ट, है ना, पावर मेक्स मैन करप्ट एंड मोर द पावर मेक्स मैन मोर करप्ट, दिस इज द प्रॉब्लम। अब इसको चेकमेट देना चाहिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया भाई ये नहीं, आप दूसरा वे आउट सोचो। ओके, ठीक है। तो ऑब्वियसली वर्ल्ड लेवल पर भी ये प्रॉब्लम चालू है, इसलिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सोच रही इसके ऊपर। 70th सेशन में यदि ये प्रपोजल प्रॉपर वे से एक्सेप्ट हो गया तो 2023-24 के 78th सेशन में ये एक्सेप्ट किया जाएगा। Fourth question, why cryptocurrency cannot be a suitable method of a payment, पेमेंट की suitable method क्रिप्टो करेंसी क्यों नहीं है। ध्यान मेरे को, नॉट अ सुटेबल मेथड ऑफ पेमेंट, पेमेंट की, ओके, उसके कॉन्टेक्स्ट में। ए, नॉट रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से रेगुलेटेड नहीं है करके। बी, वेरी फ्यू पीपल यूज स्मार्टफोन, बहुत कम लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं। तीसरा, हाई वोलेटिलिटी ऑफ वैल्यू, वैल्यू की तरलता जो है बहुत ज्यादा है। और डी, नॉट सैंटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ये इसको सैंटिफाइड नहीं करती है, एग्री नहीं है, गवर्नमेंट इसको ऑथेंटिकेट नहीं करती। कौन सा है भाई, एनी वन ऑफ द फोर। क्लिक कर रहा हूं, आप क्लिक करो। आंसर इज सी, हाई वोलेटिलिटी ऑफ वैल्यू, वैल्यू की वोलेटिलिटी की कोई गारंटी नहीं, इसलिए मोड ऑफ पेमेंट एक सुटेबल नहीं हो सकता है। हमने देखा है बिटकॉइन, बिटकॉइन का माहौल हमने देखा है कि ये इतनी ऊपर जाती है और ये इतनी नीचे गिर जाती है, कोई गारंटी नहीं, है ना। रुपए की वैल्यू इस टाइप से नहीं होती। ऑब्वियसली ऑल अदर एलिमेंट्स आर आल्सो बीइंग इंपॉर्टेंट, लेकिन मोड ऑफ पेमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी वैल्यू की वोलेटिलिटी ज्यादा ना रहे। देख लेते न्यूज में क्यों है। दोस्तों न्यूज में ऐसा है, CAA क्रिप्टो साइंस रेगुलेशन अकिन टू कैरिबियन पायरेट्स, ऐसा टाइटल दे दिया है हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंता नागेश्वरम। इन्होंने, है ना, उन्होंने कहा है कि भाई ऐसे है कि इनका कोई माए बाप नहीं है, कोई कंट्रोल होना चाहिए, तो माए बाप ही नहीं है। अब माए बाप न रहने की वजह से बेवारस जैसे हो गए हो, है ना, बिना बाप के तो बेवारस हो गए, है ना। तो अब ये हो गए वर्ल्ड्स ऑफ कैरिबियन पायरेट्स, है ना, मनमानी कर सकते हैं। और दूसरा है विनर टेक्स इट ऑल, जैसे चाहे वैसे चांस ले सकते हैं, तो कोई कंट्रोलिंग ही नहीं उसके ऊपर। जब कंट्रोल नहीं है तो भाई इसका बड़ा मुश्किल है इसका एप्लीकेशन करना,
है ना। अब क्रिप्टोज एट नॉट पास दैट, कौन सी टेस्ट पास नहीं कर सके आज तक क्रिप्टोज। When the monetary policy becomes a restrictive and higher interest rates are available from the traditional instrument, अब देखो मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोलिंग रहती है और ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट से अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, हायर इंटरेस्ट रेट्स हो सकते हैं, सॉवरिन बॉन्ड उछल सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में क्रिप्टो जो है, जो अनसिक्योर्ड है, उसका आगे बढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा कोई नहीं, अभी तक इसकी टेस्ट कभी हुई नहीं है, बराबर। दूसरा है कि इट्स अ सोर्स ऑफ वैल्यू जो है एज अ अल्टरनेटिव टू द फियाट करेंसी, ये इसने बहुत सारे अपने पर्पस सेटिस्फाई करने चाहिए, जैसे स्टोर ऑफ वैल्यू है, वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेबिलिटी है, यूनिट ऑफ अकाउंट है, वो अभी तक नहीं हुआ है, बराबर है। साथ में ऐसा है कि इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी मीन्स नॉट अ करेंसी, ओके। ऐसा गवर्नमेंट जो रहता है, गवर्नमेंट इज परफॉर्मिंग अ हाई वायर बैलेंसिंग एक्ट, क्योंकि भाई इकोनॉमी किसके लिए, सोसाइटी के लिए है, इसलिए सिर्फ पैसा करेंसी ये इंपॉर्टेंट नहीं। साथ में क्या, फिस्कल डेफिसिट, ग्रोथ, कीपिंग द कॉस्ट ऑफ अ लिविंग लोअर फॉर पुअर, इंश्योरिंग स्टेबल एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रूपी, ये सब मायने रखता है। तो इसलिए गवर्नमेंट रेगुलेशन, कंट्रोल, इकोनॉमिक पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। अनरेगुलेटेड फिनोमेना कैन बी मेड फॉर अ चांस एंड नॉट फॉर द सोसाइटी। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट जो है वी अनंता नागेश्वरम ने अगेंस्ट द क्रिप्टो करेंसी बताया, ये सोचने वाली बात है। लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द रिम नेवल बेस। रिम नेवल बेस के बारे में स्टेटमेंट्स है। पहला, लोकेटेड इन गल्फ ऑफ थाईलैंड। 2, ऑपरेटेड बाय रॉयल कंबोडियन नेवी। 3, site of Indo-US annual joint training and naval exercise since 2010. And 4, Cambodia allowed China Navy exclusive use of the portion of naval base for 30 years. तो भाई 4 सेंटेंस दिख रहे हैं, आपको करेक्ट कोड यूज करना है, फैक्चुअल है। आंसर क्लिक कर रहा हूं, आप भी कीजिए, फिर देख लेते हैं। आंसर इज डी, ऑल 4 आर करेक्ट। 1 2 3 4 करेक्ट है ना। कभी मैंने लिखा है गल्फ ऑफ थाईलैंड, तो जिनकी पढ़ाई ढंग की नहीं वो बोलता है भाई थाईलैंड गल्फ में है तो कंबोडियन नेवी का कैसे हो सकता है ना, तो गूगली रह सकती है। ये 2 सेंटेंस की गूगली। दूसरा है कि इंडो यूएस एनुअल ज्वाइंट ट्रेनिंग वहां पे होती है, तो ये चाइना के साथ कैसे हो सकता है भाई, ये दूसरी गूगली। ऐसे 2 सेंटेंस गूगली में रह सकते हैं। तो समझ लो ये चारों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कंबोडिया का ये रिम नेवल बेस। ठीक है, देख लेते न्यूज में। देखो भाई, नो ट्रांसपेरेंसी ओवर चाइनीज एक्टिविटी इन कंबोडिया, यूएस ने ताना मारा है। कहा है कि भाई 9 जून 2022 को कहा है कि भाई कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही है ना। अब चाइनीज ऑफिशियल ने भी डिक्लेयर कर दिया 8 जून 2022 को, कहा कि आयरन क्लैड पार्टनरशिप है भाई, ये छुपी हुई पार्टनरशिप है, अपने सुमड़ी में काम कर रहे हैं हम, है ना। कंबोडिया जो है, कंबोडिया के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन है, जो कंबोडिया का रिम नेवल बेस है, इसका डेवलपमेंट हम करने वाले, अपग्रेडेशन करने वाले। अब कंबोडिया का ये जो है रिम नेवल बेस, ये कहां पे है, इट इज अ प्रोविंस ऑफ, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आता है, इन द प्रोविंस ऑफ सिहानॉक विले और लोकेटेड ऑन अ पेनिनसुला जस्ट साउथ ईस्ट ऑफ द प्रोविंशियल कैपिटल क्रोंग प्रेक सियानॉक। ये जो है यहाँ से काफी नजदीक है। लोकेशन आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये लोकेशन है, ठीक है। ये देखो, ये कॉर्नर में ये लोकेशन है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से यहां से जाता है, ये यहाँ पे, बराबर है। वियतनाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वियतनाम ये जो है ये चाइना पर क्लेम कर रहा है। अब ऐसे ही इसमें चाइना देखो चेकमेट करने के लिए कंबोडिया का ये नेवल बेस डेवलप कर रहा है। अब यूएस भी यहाँ पे है, फिर भी चाइना ने एंट्री मारी है, तो बड़ा डेंजर काम है। एरिया 190 एकड़ का है, छोटा सा है बेट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्ट्रैटेजिक लेवल पर है, ये ध्यान में रखो, ठीक है। 2010 से जो है कंबोडिया और यूएस देखो 2010 से वर्क कर रहे हैं अंडर द कोऑपरेशन ऑफ फ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, है ना, CARAT में। अब सैम रैंसे जो है फॉर्मर लीडर ऑफ अपोजिशन जो थे, कंबोडिया नेशनल रेस्क्यू पार्टी के लीडर भी थे, उन्होंने चाइनीज प्रेजेंस का काफी धिक्कार किया है। उन्होंने कहा है कि ग्रेव थ्रेट टू द रीजनल स्टेबिलिटी। ये ऐसा होने के बावजूद भी चाइना ने एंट्री मारी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। वियतनाम के साथ हम भी
ये कर रहे हैं, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कर रहे हैं, अभी हमने उनके साथ डिफेंस एग्रीमेंट भी कर दिया है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट, यहाँ पे साउथ चाइना सी जो है अभी हब बनते जा रहा है, एक कॉन्फ्लिक्टिंग जोन भी बनते जा रहा है, स्ट्रैटेजिक जोन भी बनते जा रहा है। सो दोस्तों 5 क्वेश्चंस आपने देख लिए हैं, पांचों के पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लो, बार बार देखो, है ना, ताकि आपका करंट जो है पक्का हो जाए। इसका आपको प्रीलिम और मेंस दोनों में काम में आने वाला है। ऑल द बेस्ट।